Hello dear student, how are you all? I hope you all doing fine. So बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। आज आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में। ठीक है, आज हम बात करेंगे तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान की मोहम्मद गौरी के हाथों पराजय के बाद उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना के लिए रास्ता साफ हो गया। हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया था कि मोहम्मद गौरी का जो युद्ध हुआ था वो कौन कौन से सन में हुआ था और कितनी बार हुआ था। ठीक है, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को भी परास्त कर दिया। इस युद्ध के पश्चात गौरी का साम्राज्य पश्चिमी में अफगानिस्तान से पूर्व में वाराणसी तक फैल गया। गौरी ने अपने द्वारा विजित प्रदेशों का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया और अपने देश वापस चला गया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या हो जाने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया, यानी उसने बोल दिया अब मैं स्वतंत्र हूँ। ठीक है, किसके मरने के बाद? मोहम्मद गौरी के मरने के बाद। तुर्की मूल के 5 वंशों ने सन 1200 ईस्वी 6 से 1526 ईस्वी के बीच भारत में शासन किया। ये वंश थे गुलाम दास यानी गुलाम दास और खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। भारतीय इतिहास में यह काल सल्तनत काल कहा जाता है। ठीक है, जो हमारा भारतीय इतिहास का काल है उसमें ये भारतीय इतिहास सल्तनत काल कहा जाता है। गुलामी, ठीक है, गुलाम दास वंश 1200 ईस्वी, 1206 ईस्वी और 1290 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मामलुक वंश भी कहा जाता है। इस वंश को गुलाम वंश कहे जाने के मुख्य कारण यह है कि इस वंश के अनेक शासक गुलाम थे, जो अपनी कुशलता, योग्यता और गुणों के बल पर ही राजा बने थे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक सेनापति था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक ने एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर दिया, दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक के अतिरिक्त इस वंश के सभी शासक इलियारी नामक कबीले से संबंध रखते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को अधिक समय तक शासन करने का अवसर नहीं मिला। लाहौर में चौगाल खेलते समय 1210 ईस्वी में घोड़े से गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गई। उसने अपने घोड़े से शासनकाल में अपने राज्य को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। वह एक निर्माता भी था। उसने दिल्ली के पास कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एवं दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। वह एक उदार शासक था। उसने हिंदू एवं मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। वह दोनों को उदारतापूर्वक दान किया करता था। इसी कारण उसे लाल बख्श की उपाधि से विभूषित किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इल्तुमिश 1210 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना था, जो अपने एक गुलाम रह चुका था। उसे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुमिश ने लगभग 26 वर्षों तक शासन किया। उसने शासन के प्रारंभिक काल में उसने शासन को मजबूती प्रदान की तथा विद्रोह का दमन किया। अपनी कूटनीति से उसने मुगल आक्रांता चंगेज खां के आक्रमणों से अपने साम्राज्य की रक्षा की। बगदाद के खलीफा ने उसे 1229 ईस्वी में हिंदुस्तान सुल्तान की उपाधि प्रदान की। इल्तुमिश ने प्रशासन में अनेक सुधार किए व उसे मजबूत बनाया। ठीक है, उसने कुलीन वर्ग के 40 सरदारों का एक संगठन बनाया। अपने साम्राज्य को अपने बहुत से एकताओं में विभाजित किया, जो अधिकारियों तथा सामंतों को वेतन के साथ वह प्रदान किए जाते थे। इल्तुमिश ने चांदी एवं तांबे के भी सिक्के चलाए, जो टका तथा जीतल कहे जाते थे। कुतुब मीनार को भी
कुतुब मीनार को भी उसने पूरा कराया, जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ने प्रारंभ किया था। 1236 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इल्तुतमिश अपने पुत्रों की अयोग्यता से परिचित था। उसे पता था कि मेरे जो पुत्र हैं वो बिल्कुल अयोग्य हैं, बिल्कुल भी योग्य नहीं हैं। अतः अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। उन्होंने क्या करा कि इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों को अपना शासन न देके उसने अपनी बेटी को शासन दे दिया, जिनका नाम क्या था, रजिया सुल्तान। ठीक है। रजिया एक योग्य तथा कुशल शासिका थी। उन्होंने केवल 4 वर्ष तक ही शासन किया। उसके विद्रोहियों ने 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी। रजिया के उत्तराधिकारी अयोग्य तथा कमजोर शासक सिद्ध हुए, इसलिए 1246 ईस्वी में तुर्क सरदारों ने नसरुद्दीन महमूद को सुल्तान बनाया। नसरुद्दीन महमूद ने 1266 ईस्वी तक शासन किया। उसकी मृत्यु के बाद गियासुद्दीन बलबन दिल्ली का सुल्तान बना। बलबन इल्तुतमिश का एक विश्वस्त गुलाम था। अपनी योग्यता के कारण वह 40 सरदारों में सम्मिलित होने में सफल हुआ। अलवन के शासनकाल में भी वह प्रमुख प्रशासक के पद पर कार्य करता था। उसने अपने 20 वर्ष के शासन में रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। 1286 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बलबन ने देश को मंगोल आक्रमणों से बचाया। उसने 40 सरदारों के समूह की शक्ति का नाश किया। उसने लोगों को सिजदा एवं पायबोस करने के लिए प्रोत्साहित किया। बलबन ने सुल्तान की शक्ति का बहुत विस्तार किया। वह अपने आप को पृथ्वी पर ईश्वर की छाया अर्थात पैगंबर का उत्तराधिकारी समझता था। खिलजी वंश, अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक था? 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक था। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। 1290 ईस्वी में 70 वर्ष की आयु में वह दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह उदार तथा दयालु शासक था, इसलिए वह अनुशासनहीनता एवं विद्रोह पर काबू पाने में असफल रहा। अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था, उसने 1296 ईस्वी में उसका वध कर दिया तथा सुल्तान बन गया। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने जलालुद्दीन को मार दिया। ठीक है, उसका क्या था, वो भतीजा मतलब दामाद था और उसने उसी को मारकर सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह एक कुशल सेनानायक था। वह भी सिकंदर के समान ही विश्व विजेता बनना चाहता था। उसने मंगोल के आक्रमणों के प्रति सुरक्षा की नीति अपनाई। इसके लिए अलाउद्दीन ने सीमा पर नए किले बनवाए, पुराने किलों की मरम्मत कराई, सेना का संगठन किया तथा उसके पुनर्गठन एवं प्रशिक्षण की ओर ध्यान दिया। उसके द्वारा किए गए उपायों के कारण मंगोल उसके जीवन काल में भारत में प्रविष्ट होने से सफल नहीं हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए राजस्थान, गुजरात एवं मालवा के राज्यों को युद्ध में परास्त किया तथा उनके राज्य को अपने अधीन कर लिया। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर उसने चित्तौड़ पर आक्रमण कर राजपूतों को हराया, परंतु रानी पद्मिनी ने महल की अन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया, यानी उन्होंने अपने आप को अग्नि में डालकर जला लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद अपने सेनापति मलिक काफूर को दक्षिण विजय के लिए भेजा। मलिक काफूर ने बारगल के फाकल्यों, देवगिरी के यादवों एवं द्वारसुंदर के होसियोलों को परास्त किया। अलाउद्दीन पराजित राज्यों से युद्ध का हर्जाना तथा कर प्राप्त करता था तथा उनके अपनी अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य करता था। अलाउद्दीन एक कुशल तथा योग्य शासक था। उसने साम्राज्य का पुनर्गठन किया। वह विद्रोह का कठोरता से दमन करता था। राजस्व के क्षेत्र में अपने अनेक सुधार किए। राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता एवं माप के आधार पर किया जाता था। भूमि पर राज्य का नियंत्रण था एवं कर वसूलने का कार्य गांवों के मुखिया एवं अन्य अधिकारी करते थे। उसने जकात तथा जजिया नामक कर लगाया। उपज का 50% कर के रूप में लिया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण पद्धति को लागू किया। उसने विभिन्न वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए। अलग अलग वस्तुओं के बाजार भी अलग अलग बनाए।
एवं प्रत्येक बाजार के लिए एक नियंत्रित व्यवस्था की। नियमों के उल्लंघन एवं जनता से धोखे करने पर कठोर दंड दिया जाता था। प्रत्येक वस्तु के दाम राज्य द्वारा निश्चित किए जाते थे। उसने कुशल एवं योग्य डाक व्यवस्था का गठन किया ताकि दूर के क्षेत्रों में संपर्क करने में सुगमता हो, यानी फायदा हो। 1310 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। खिलजी वंश भी उसकी मृत्यु के बाद 1320 ईस्वी में छिन्न भिन्न हो गया, यानी वो खत्म सा हो गया, बिखर गया। तुगलक वंश, अब उस खिलजी वंश के बाद आता है बच्चों तुगलक वंश। 1320 ईस्वी में 1412 ईस्वी तक ये तुगलक वंश रहा। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। सुल्तान बनने से पहले वह दिवालपुर का गवर्नर था। उसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। खिलजी वंश के शासक की हत्या कर वह दिल्ली का सुल्तान बना। गयासुद्दीन तुगलक अनुभवी तथा बहादुर योद्धा, योग्य राजनेता एवं कुशल प्रशासक था। उसने अलाउद्दीन के कठोर कानूनों का अंत कर दिया तथा जन कल्याण के अनेक कार्य किए। उसने किलों, बागों तथा नहरों आदि का निर्माण कराया। दिल्ली के पास तुगलकाबाद नामक नगर भी बसाया उसने। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई। तब उसका पुत्र जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। मोहम्मद बिन तुगलक एक ज्ञानवान तथा विद्वान व्यक्ति था। अनेक इतिहासकारों ने उसे सबसे बुद्धिमान, मूर्ख, विरोधी गुणों का मिश्रण आदि अलंकारों से विभूषित किया। कुछों ने उसे पागल भी कहा। उसने अलमेओं के अधिकार कम कर दिए, जिस कारण वे उसके शत्रु हो गए। निम्नलिखित परियोजनाओं के असफलता उसकी विफलता का मुख्य कारण रही। सेना के लिए अधिक धन की आवश्यकता को देखते हुए उसने 1326 ईस्वी में दोआब के किसानों पर उस समय करों का बुद्धि की जब उस प्रदेश में अकाल ने भयंकर रूप से धारण किया हुआ था। अतः उस प्रदेश के किसान उसके विरोधी हो गए थे। आप देख पा रहे हैं यहाँ एक चित्र दिया गया है तुगलक वंश के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी 1327 ईस्वी में दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को बनाया। उसने उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा। उसके विचार में दक्षिण में अधिकार स्थापित करने के लिए दौलताबाद सही स्थान था। इस लंबी यात्रा के कारण हजारों व्यक्ति तथा पशु मारे गए। यही नहीं, दौलताबाद से सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा करना एवं उत्तरी भारत का नियंत्रण रखना बहुत कठिन था। जिस प्रकार उसकी यह योजना भी विफल हो गई, उसके बाद उसने पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके कारण जनता को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी में चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलाने का आदेश दिया। उसकी यह योजना भी सफल न हो सकी, क्योंकि बाजार में बड़ी संख्या में जाली सिक्के चलन में आ गए थे। इस कारण व्यापार में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। तब सुल्तान को मजबूर होकर बाजार से तांबे के सिक्कों का चलन बंद कर पुनः चांदी के सिक्के चलाने पड़े। इससे राजकोष भी रिक्त हो गया। मोहम्मद तुगलक ने इराक एवं खुरासान विजय के लिए एक विशाल सेना भेजी। भौगोलिक परिस्थिति एवं यातायात के मार्ग के अभाव में उसे सेना को बीच रास्ते से ही वापस बुलाना पड़ा। इसी प्रकार का हश्र काराजल पर्वत पर अधिकार करने की योजना भी हुआ, जिस कारण उसे जनधन के भारी विनाश का सामना करना पड़ा। मोहम्मद तुगलक ने जिन योजनाओं पर अमल किया, उससे जनता को राहत मिलने के स्थान पर हानि तथा दुख ही अधिक मिला। अतः उसके साम्राज्य में चारों ओर विद्रोह होने लगे, जिस पर विजय पाने में वह असफल साबित हुआ तथा उसे अपने अनेक क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा। उसे उन क्षेत्रों को गंवाना पड़ा। मोहम्मद तुगलक के पश्चात उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। वह एक कट्टर मुसलमान शासक था। उसने अलमेओं के खुश करने के लिए उन्हें जागीरें प्रदान की। उसने हिंदुओं ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लिया था। उसने फिरोजाबाद, फिरोजपुर, हिसार एवं जौनपुर नामक नगर बसाए तथा कुछ जन कल्याणकारी कार्य भी किए। उसने मस्जिद, मदरसों, सरायों, नहरों तथा बांधों का भी निर्माण कराया। फसलों के अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उसकी मृत्यु हुई। सैयद वंश 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक रहा, जो सैयद वंश था बच्चों। 1414 ईस्वी में खिर्ज खां ने सैयद वंश की स्थापना की। इस वंश के शासकों ने मात्र 38 वर्ष ही
1414 से लेके 1451 तक दिल्ली एवं उसके निकटवर्ती भागों पर शासन किया। 1414 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के बाद खिरज खां ने विद्रोह कर दबाकर अपनी शक्ति में वृद्धि की तथा प्रशासन के अनेक भागों को पुनर्गठन किया। उसके पुत्र मुबारक शाह को भी विद्रोह का सामना करना पड़ा, लेकिन यह योग्य कुशल शासक न था तथा वह किसी पर भी विश्वास नहीं करता था। यही अविश्वास उसकी मृत्यु का कारण बना। 1444 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद आलम शाह गद्दी पर बैठा, जिसने अपनी मर्जी से लाहौर तथा दीपालपुर के गवर्नर बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी। अब आता है बच्चों उसके बाद लोदी वंश। ठीक है, पहले सैयद वंश था, अब आता है उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश कब से रहा? 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। बहलोल लोदी ने 1451 ईस्वी में लोदी वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत का यह आखिरी वंश था। इस वंश का इतिहास सरदारों, सुल्तानों, शक्तिशाली हकीमों और छोटे जमींदारों के आपसी संघर्ष का काल था। लोदी वंश ने लगभग 75 वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया। बहलोल लोदी 1451 से लेकर 1489 मतलब 89 तक सल्तनत की खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने एवं जमींदारों और सरदारों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने में लगा रहा। उसका अधिकांश समय युद्धों में ही व्यतीत हुआ। उसे प्रशासन की ओर ध्यान देने का समय ही नहीं मिला। बहलोल लोदी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोदी सिंहासन पर बैठा। उसने विद्रोह को दबाया। 1504 ईस्वी में उसने आगरा नगर की नींव डाली और उसने अपने निवास भी दिल्ली से आगरा को बनाया। उसने अनेक हिंदू मंदिरों का विनाश किया तथा उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। सिकंदर लोदी की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ के शासक राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें लोदी का हार का सामना करना पड़ा। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में बाबर से युद्ध में मारा गया। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ। यहाँ तक बच्चों क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया यहाँ तक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण दिल्ली के तुर्क अफगान सुल्तानों ने उत्तर भारत पर लगभग 300 से अधिक वर्षों तक शासन किया। इसके पतन के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं बच्चों। यहाँ पर कौन कौन से हैं? दिल्ली सल्तनत के अधिकतर सुल्तान हिंदुओं के प्रति असहिष्णु से उनके साथ व्यवहार करते थे। उन पर जजिया नामक कर लगाया गया था। इन सुल्तानों ने शक्ति के बल पर विजय पाई थी। वे यहाँ की जनता का विश्वास तथा दिल कभी भी नहीं जीत सके। अधिकतर सुल्तान विलासी, अयोग्य तथा कमजोर थे तथा उनके सरदार भी उसके प्रति वफादार न थे। उस समय सामंत तो शक्तिशाली थे, लेकिन केंद्र हमेशा कमजोर ही रहा। उत्तराधिकारी के नियमों का अभाव एवं सिंहासन प्राप्ति के लिए उनके युद्ध लड़े गए। उनका अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत होता था, अतः वह प्रशासन की ओर ध्यान न दे सके। मंगोल के आक्रमण का जवाब देने में सल्तनत कमजोर हो गई। तैमूर के आक्रमण का तुगलक वंश पर गहरा प्रभाव पड़ा। बाबर ने तो दिल्ली सल्तनत का अंत ही कर दिया। सल्तनत कालीन प्रशासनिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशा। इब्न बतूता अलवरूनी एवं जियाउद्दीन वरूनी के विवरण उस काल के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साधन है। प्रशासन। दिल्ली सल्तनत ने धर्म प्रधान शासन व्यवस्था को अपनाया था। उसका मुख्य सुल्तान कहलाता था, जो मुख्य न्यायाधिकारी, सेनापति, कानून का सर्वोच्च अधिकारी होता था। लेकिन एक अलेमा उसे अधिक शक्ति रखता था, जिसकी अवहेलना सुल्तान भी नहीं कर सकता था। सुल्तान के अधीन सरदार भी उस पर प्रभाव डालते रहते थे। कभी कभी वे सुल्तान से भी अधिक ताकतवर हो जाते थे। अधिकांशतः सभी सरदार विदेशी, तुर्की तथा गैर तुर्की समुदाय से होते थे। सुल्तान की सहायता के लिए उनके मंत्री होते थे, जैसे वजीर, प्रधानमंत्री। ठीक है, आर्जीन है सामाजिक युद्ध मंत्री, दीवाने रिसालत धार्मिक मामले, दीवाने इंशा शाही पत्राचार, सद्र और दीवाने काजी नियम कानून मंत्री। ठीक है, वरीद मामूली सूचना मंत्री, बलीय भक्ति प्रांतों के मुखिया आदि। ठीक है, ये कुछ नाम है जो उनके लिए काम किया करते थे। ठीक है, भू राजस्व। सल्तनत की आय का मुख्य साधन भूमि थी। भूमि को एकता खालिसा हिंदुओं की जागीर एवं मुस्लिम
सूफी संतों तथा विद्वानों को दी जाने वाली भूमि में विभाजित किया जाता था। एकता प्रांत को शिक तथा शिक्का परगने में विभाजन होता था। एक परगने में कई गांव शामिल होते थे। गांव का मुखिया मुकदम तथा परगने का मुखिया अमीन कहलाता था। अर्थव्यवस्था, अब यहाँ बात करते हैं बच्चों अर्थव्यवस्था की। जनसाधारण का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा शिल्प, कला एवं औद्योगिक में प्रचलन में थे। राज्य द्वारा नियंत्रित कारखाने खोले गए। आंतरिक एवं विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार होता था। व्यापार का मुख्य केंद्र दिल्ली था। समाज, बहुसंख्यक जनता हिंदू थी। शासन मुस्लिम थे जो शिया एवं सुन्नी दो संप्रदाय में विभक्त थे। राज्यों में हिंदू को कोई भी सरकारी पद नहीं दिया जाता था और उन्हें प्रलोभन देकर मुसलमान बनाया जाता था तथा उन्हें जजिया भी देना पड़ता था। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित तथा मुस्लिम के संपर्क से स्त्रियों की दशा में गिरावट आ गई। पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह आदि उनकी निम्न दशाओं के कारण थे। मुसलमानों का नैतिक पतन हुआ। उनके अनेक सरदारों तथा सुल्तानों का चरित्र भी निम्न स्तर का था। धर्म, हिंदू धर्म में प्रमुख रूप से दो संप्रदाय थी, शैव एवं वैष्णव। मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते थे। शिया व सुन्नी मुसलमानों में भी आपस में शत्रुता थी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ होना उस काल का एक सुखद परिवर्तन था। भाषा एवं साहित्य, बच्चों सल्तनत काल में सरकारी कार्य फारसी भाषा में किया जाता था। विद्यमान हिंदुओं की भाषा संस्कृत थी। अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी प्रचलन में थी। अनेक संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद प्रादेशिक भाषाओं में किया गया। उस समय उर्दू भाषा का विकास हो रहा था जो हिंदी और फारसी भाषा का मिश्रित रूप भी। कालांतर में यही भाषा जनसामान्य की भाषा बनी। तुर्क, अब बच्चों बात करते हैं तुर्क की। अफगान शासक तथा विद्वान इस्लामी ज्ञान के संरक्षक थे। उनके संस्कृत ग्रंथों का फारसी तथा अरबी में अनुवाद किया गया, लेकिन इस्लामी ग्रंथों की हिंदी व संस्कृत में अनुवाद नहीं किया गया। अलवरुनी संस्कृत का विद्वान था। अमीर खुसरो ने अपनी रचनाएं हिंदी भाषा में लिखी थी। कला तथा स्थापत्य, तुर्क लोग स्थापत्य कला में निपुण थे तथा भारतीय शिल्पकारों द्वारा बनाए गए डिजाइनों द्वारा एक नवीन स्थापत्य की शैली का विकास हुआ जिसे भारतीय इस्लामी वास्तविकता कहा जाता था। दिल्ली में निर्मित अधिकांश इमारतों के इस शैली का प्रयोग किया गया। इस शैली में निर्मित कुतुब मीनार दिल्ली में सबसे भव्य रचना है। अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार में प्रवेश द्वार का निर्माण कराया तथा उसने कुतुब मीनार के पास अपनी एक नई राजधानी श्री भी बनवाई। तुगलकाबाद नगर का निर्माण गियासुद्दीन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक ने कराया। गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा स्थापत्य की एक नई शैली में निर्मित है जो अष्टभुजा का है। लोधी सुल्तानों के मकबरे बागों में बनाए गए। इस काल की इमारतों के बनाने में सही अनुपात पर कोई गौर नहीं किया गया है। पत्थरों तथा ईंटों से निर्मित इमारतों में भव्यता का अभाव है। मेहराब और गुंबद उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। खुशखती एक प्रकार की अलंकृत लिपि द्वारा उसके अलंकृत किया गया है तथा उसकी दीवारों पर कुरान की आयतें उत्कीर्ण हैं। आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर ये कुतुब मीनार की पिक्चर है और यहाँ पर लोधी बाग है और गियासुद्दीन तुगलक का मकबरा है ये। तो बच्चों आइए हम अब तक एक बार नज़र डाल लेते हैं हमने अपने पार्ट में क्या क्या पढ़ा। सल्तनत काल 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक कहलाता है। इन 5 वंशों ने इस युग में शासन किया। गुलाम दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी ने। दास तथा गुलाम वंश स्थापक कुतुबुद्दीन एवं इल्तुमिश, रजिया एवं बलबन मुख्य गुलाम शासक थे। जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक तथा अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य का संगठन तथा विस्तार किया। इस वंश का शासन कुल 30 वर्ष रहा। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक वह असफल शासक था। फिरोज तुगलक कट्टर मुस्लिम शासक था। तैमूर लंग ने तुगलक शासन का अंत कर दिया। खिज खां सैयद का संस्थापक इस वंश का शासन 38 वर्षों तक रहा। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। बाबर ने इब्राहिम के पराजित होने के कारण इस वंश का पतन हो गया। क्लियर बच्चों, यहाँ तक देखेंगे। सल्तनत काल में सरकार का मुख्य सुल्तान होता था। इसकी सहायता के लिए सरदार तथा उलेमा होते थे। प्रमुख व्यवसाय कृषि या शिल्प व व्यापार
उन्नत होते थे। हिंदू धर्म में शैव व वैष्णव का, मुस्लिम शिया व सुन्नी में बटे हुए थे। सरकारी कामकाज की भाषा फारसी थी। फारसी तथा हिंदी मिश्र से उर्दू शाखा का विकास हुआ। अनेक संस्कृति ग्रंथों का तथा अरबी तथा फारसी में अनुवाद किया गया। स्मारकों का निर्माण भारतीय इस्लामो शैली में किया गया। लोधी सुल्तानों ने अनेक बागों का निर्माण भी कराया। बच्चों, तो हमने पूरी दिल्ली के शासनकाल का आज डिटेल्स में पढ़ा है। आई होप आपको चैप्टर ठीक से समझ में आया हो। सो बच्चों, चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।